बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमरन भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और आप काफ़ी डिटेल में बताते हैं, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी नॉलेज होती है। थैंक यू बॉस, थैंक यू आपका। अच्छा। सॉरी, कैन वी जस्ट कमरन टर्न द भाई, टीवी मैं वॉल्यूम अप प्लीज। जी ILR के लिए एप्लीकेशन में मुझे करनी है। जी जी। और जब मैंने फॉर्म सबमिट किया तो मुझे जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मुझे मिली, अदर डॉक्यूमेंट्स में दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा हुआ है अदर एविडेंस रीजन फॉर एब्सेंस फ्रॉम द यूके। लेकिन कमरन ठीक भाई, है। मैंने सॉरी, एक जब भी मिनट यूके होल्ड से करें गया सर। सर जी हूँ। एक मिनट होल्ड करें। इज इट, कैन वी जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम स्लाइटली? आई कांट हियर द कॉलर। सॉरी जी। हेलो। जी कमरन भाई, अब जी आवाज आ रही है। कमरन भाई, जी जी, कमरन भाई, अब आ रही है। जब मैंने फॉर्म सबमिट किया, ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अंदर मुझे दो सवाल ऐसे आए कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एम्प्लॉयर से। नंबर वन है अदर एविडेंस रीजन फॉर एब्सेंस फ्रॉम द यूके। ठीक है। कमरन भाई, मैंने जितने भी हॉलीडेज पे गया हूँ यूके में, मेरी जो एनुअल लीव थी, मैं जी जी। उसके अंदर रहते हुए गया हूँ। ठीक है। मैं कोई किसी और पर्पज से नहीं गया, सिर्फ मैं अपना टूरिज्म की वजह से मैं गया था यूके से। ठीक है। तो मेरा सवाल है कमरन भाई कि ये जो वो लेटर देंगे या इसकी कोई जरूरत नहीं है? क्या इसका मकसद क्या है? इसका मुझे क्या पेश करना चाहिए? एक तो ये है। ठीक और है। कमरन भाई, दूसरा ये कि जो मुझे एम्प्लॉयर से लेटर लेना है, उसमें ये चीज इंक्लूड करानी है इसको, जैसे जो नॉर्मल लेटर लेना होता है। मैं टीयर 2 पे हूँ, टीयर 2 जनरल के अंदर। ठीक है। और आपकी तो एब्सेंसेस मुझे इसका कितने 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 ऐसे की हैं? 90 डे से ज़्यादा तो नहीं है? नहीं 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 कमल भाई, मैंने हमेशा जो 28 डेज की मेरी एम्प्लॉयर ने मुझे वो की हुई थी, ओके, जी जी, मेरी लीव। हॉलीडेज, तो उसके अंदर रहते हुए मैंने इस मुल्क से बाहर गया हूँ। तो क्या मुझे कुछ ट्रेवल प्लान बना के देना पड़ेगा, ट्रेवल हिस्ट्री बना के देनी पड़ेगी, ये एम्प्लॉयर से ठीक है, बाद में? मैं समझ गया। और दूसरा जी जी। दूसरा कमेंट भाई ये कि जो मुझे एम्प्लॉयर से लेटर लेना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मुझे ऐड करानी होंगी एम्प्लॉयर से, कि मैं ILR के लिए जा रहा हूँ, मैं फॉलो पे भी नहीं हूँ अभी भी, तो मुझे मेरी फुल पे मिल रही है और अबव 35,000 है मेरी सैलरी, 36,000 प्लस है मेरी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि वो आपसे पूछ रहे हैं द रीज़न फॉर योर एब्सेंसेस, उसकी क्या वजह? ये एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है। वो चेक करते हैं कि आपने 180 डेज़ पर ईयर यूके से बाहर नहीं गुजारे, इसलिए वो तय करना चाहते हैं। अगर आपके एब्सेंस होते 180 से ज़्यादा, फिर वो आपको ILR रिफ्यूज़ कर देते हैं और आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर देते हैं। लेकिन आपने मुझे बताया है कि आपके एब्सेंसेस 28 डेज से ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, आप लिख सकते हैं कि जस्ट वेंट फॉर अ हॉलीडे, ग्रांटेड एनुअल लीव, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आप एम्प्लॉय लेटर में क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए, मेनली ये कि आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट है। ये 3-4 चीज़ें कंफर्म हो जाए, ये आप लेटर साथ लगा सकते हैं। आपके कॉल का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, क्वेश्चन है मेरा एक। जी जी, फरमाइए। लिमिटेड लीव टू रिमेन मिली थी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे 2 साल पहले। ठीक है। ठीक है। और जब उन्होंने ये दी तो मेरा एक बेटा 20 साल का हो गया था। जी जी। 18 साल का हो गया था। उसको हमारे साथ नहीं दी थी, फिर अलहदा उसका अप्लाई किया तो उसको बाद में मिली एज अ डिपेंडेंट। मैंने शो किया, फिर उन्होंने हमारे साथ ही उसी डेट्स में, उसी एक्सपायरी की, उसको भी दे दी लिमिटेड लीव टू रिमेन। ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्सटेंशन आ रही है, तो अब वो 20 साल का हो गया और वो काम भी करता है, तो मैंने पूछना ये था कि हम एज अ डिपेंडेंट ही उसका अप्लाई करेंगे पूरी फैमिली, या उसका सेपरेट अप्लाई करेंगे? ये ज़रा कंफ्यूजन है, ज़रा क्लियर कर दें प्लीज़। ठीक है, मैं समझ गया। आपके कॉल का बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बताया कि आपके बेटे ने सेपरेटली अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने लीव ग्रांट की थी इन द सेम लाइन एज यू एंड योर वाइफ। मेरे ख्याल में आप
आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही फॉर्म में आपके बेटे को डिपेंडेंट लगाया जाए वो भी दुरुस्त है, या अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं बेटे के लिए वो भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप उसको साथ डिपेंडेंट लगा दें, वो बेहतर होगा आपके लिए। और मेन चीज़ आपने साबित करनी होगी कि वो आपके साथ अभी भी रह रहा है इन द सेम हाउस होल्ड। ये मेक श्योर करेगा कि इस पॉइंट को आप सेटिस्फाई करते हैं। आपके कॉल का बहुत शुक्रिया और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो। जी, अब बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप प्लीज़ थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे सवाल पूछें। थैंक यू जी। हेलो। हेलो हेलो। हेलो सर, द वॉल्यूम गाइस। जी फरमाइए। हेलो। जी जी, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। कामरान, मुझे ना दो सवाल थे मेरे, एक मैं अपने लिए और एक मेरी एक फ्रेंड है उनके लिए। मैंने अपना ये पूछना है कि मैं 2011 में स्पाउस वीजे पे आई थी यहाँ पे, जी जी और उसके बाद ये हुआ कि मुझसे जो है ना, तो मैं लाइफ इन यूके भी पास कर चुकी थी ठीक और है इंग्लिश का, तो मुझे 10 ईयर हुई। ठीक है। थर्ड एक्सटेंशन जा रही है, जी अब जी खत्म होने वाली है, और मैंने अब ये दोनों टेस्ट पास कर लिए हैं। ठीक है। तो मैं अब क्या वो कर सकती हूँ इंडेफिनिट के लिए अप्लाई? आप यूके कब एंटर हुई थी? 2011 में। 2011 में। और आपने जब पिछली एक्सटेंशन अप्लाई की थी उस टाइम आपने 18,600 रिक्वायरमेंट मीट की थी या नहीं? हाँ जी जी। बिल्कुल की थी आपने। हाँ ठीक जी। ठीक है, मैं समझ गया। और दूसरा सवाल आपके दोस्त का क्या है जो आप पूछना चाहती हैं? दूसरा ये मेरी Sorry, फ्रेंड है, volume, वो guys. पेरेंट रूट पे है 10 ईयर पे, जी तो जी वीजा उनको 10 ईयर का, तो थर्ड एक्सटेंशन उन्होंने भी किया। तो वो पूछ रही थी कि क्या मैं इसके मुझे फोर्थ टाइम करनी पड़ेगी एक्सटेंशन, एक और अप्लाई करनी पड़ेगी, या मैं कर सकती हूँ इंडेफिनिट के लिए? अभी वो कौन सी एक्सटेंशन पे तीसरी एक्सटेंशन पर अप्लाई करेगी? अभी अभी तीसरी पे हैं वो, अभी उनकी तीसरी जा रही है। ठीक है। और उसको कौन सी बेस पर वीज़ा मिला था? सॉरी। उनको बच्चों के भी हाथ पे मिला हुआ है, जो है ना, उनके बच्चे ब्रिटिश थे। ठीक है, मैं समझ गया। आपके कॉल का बहुत शुक्रिया। जो पहला सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आप एंटर हुई थी इन 2011 ऑन अ स्पाउस वीज़ा, और क्योंकि आप पास नहीं कर सकी लाइफ इन द यूके और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उसकी वजह से उन्होंने आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर दी। अभी आपने बताया कि आपने वो दोनों टेस्ट पास कर लिए हैं। क्या अब आप अप्लाई कर सकती हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या नहीं? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन मेरी आपसे एक एडवाइस ये होगी कि मेक श्योर कर लें कि आपको उन्होंने 10 ईयर रूट पर नहीं लगा दिया। अब आप यूजुअली ये होता है कि अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहे होते, आपको वो स्विच कर देते हैं टू द 10 ईयर रूट। अब आपने मुझे बताया कि जब आपने अप्लाई किया था पिछली एक्सटेंशन, आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रही थी। बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आप अपनी फ़ाइल होम ऑफिस से मंगा लें, सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट, और वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने आपको कौन से रूट पर लगाया हुआ है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अब दूसरा सवाल जो आपने मुझे पूछा है कि आपकी फ्रेंड को वीज़ा ग्रांट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हर चिल्ड्रन, अब वो तीसरी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगी, क्या वो अभी अप्लाई कर सकती हैं फॉर इनडेफिनिट लीव टू रिमेन या नहीं? नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनको 10 ईयर रूट पर लगाया हुआ है, और जब ही उनके 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे फिर ही जाके उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट की जाएगी। अगर वो उनके पास होती सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपने मुझे बताया कि उनके बच्चे ब्रिटिश हैं, फिर जब वो अपनी दूसरी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करती, वो स्विच कर सकती थी टू द 5 ईयर रूट। लेकिन अब तो वो तीसरी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि वो स्विच करें, क्योंकि उनको 10 साल बाद ही मिलेगा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस बताता जाऊं kejaz@me.com। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ और वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक। चलते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 कमरान जी, माय नेम हेलो, इज यू लाइव अमनदीप। ऑन ए। हेलो
हेलो हेलो जी जी, सॉरी गाइस आई कांट हियर एनीथिंग। जी हेलो हेलो कमरान जी, माय नेम इज अमनदीप। जी, हाँ जी मैं गल कर रहा, थोड़ी थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही। हेलो हेलो। जी जी हाँ जी जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। जी जी ਮੈਂ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ आई एंटर्ड यूके in 2010। 2010 ਤੇ ठीक है 2010 हाँ जी, मार्च 2010। ठीक है और अप टू 2017 तक मेरा वीज़ा बिल्कुल ठीक ਰਿਹਾ है। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। जी ठीक है 2017 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਇਅਰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। सॉरी आवाज़ ਮੇਰਾ नहीं आ 8 रही, ਇਅਰ सॉरी आई कांट हियर गाइस। ਹੈਲੋ जी जी ਜੀ, ਮੇਰਾ 8 ਇਅਰ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇ ਹੈ। ठीक है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹਜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। अच्छा एंड मेरा बेबी मार्च 2021, मतलब नेक्स्ट 9 months ही इज टर्निंग 5 year old। ठीक है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 year ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ। ठीक ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ठीक है मैं समझ ਉਹਦਾ गया ਸਿਰਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਾਈਲਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਉਹ ਵਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ ਹੈਲੋ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी फरमाइए आप लाइव होने रहे जी ये कमरान साहब हैं? जी जी बोल रहे हैं जी फरमाइए अच्छा कमरान साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी बात यह है कि मैं नेशनल यूरोपियन नेशनल हूँ। जी जी तो मैं यहाँ से, मेरा यहाँ सेटल स्टेटस भी है। ठीक है तो मुझे अगर बुलाना पड़े अपनी वाइफ को वहाँ से, मैं अगर मेरी वाइफ जो डेथ होगी अगर मैं दोबारा शादी करूँ तो उसको ठीक है। बुलाना चाहूँ तो क्या उसके कानून है? आप यूरोपियन नेशनल हैं या पाकिस्तानी नेशनल ना, मैं यूरोपियन नेशनल हूँ। ठीक है मैं समझ गया आपके कॉल का बहुत शुक्रिया अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और आपके पास सेटल स्टेटस है आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं और वो उनको अपनी वाइफ को वो 6 months का वीज़ा इशू कर देंगे और जैसे आपकी वाइफ यहाँ एंटर हो जाती है उसके बाद वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर ए रेजिडेंस कार्ड या प्री सेटल स्टेटस मेन चीज़ आपको ये दिखानी होगी कि आप यूके में टीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर आप ये दिखा सकते हैं फिर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके कॉल का बहुत शुक्रिया और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ हेलो 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 जी फरमाइए जी सर, मैं बात करना चाहता हूँ वकील साहब से पूछना। जी जी वकील साहब बोल रहे हैं जी फरमाइए जी सर, मैं ये पूछना है कि मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहता हूँ। ठीक है जी तो ब्रिटिश नेशनल हूँ मैं, लेकिन मैं डिसेबल हूँ। ठीक है जी, लेकिन डिसेबिलिटी अलाउंस नहीं अभी मुझे मिल रहा। तो पहले मैं ले रहा था, हाई रेट ले रहा था, लेकिन मैं अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान रहा ठीक है ज्यादा अरसा, तो वो बंद हो गया था। जी ठीक है अभी यहाँ का ला है कि वो कहते हैं कि 2 साल इधर रहोगे तो फिर वो चालू होगा डिसेबल। ठीक है तो आया उससे पहले मैं अप्लाई कर सकता हूँ वाइफ का? ठीक है और कोई सवाल आपका जी और कोई सवाल आपका है जी सर, सॉरी क्या कहा? मैंने कहा आपका कोई और सवाल है लगता है अच्छा जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपको डिसेबिलिटी अलाउंस मिलती थी लेकिन वो स्टॉप हो चुकी है और आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं एज अ स्पाउस अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं आपको दिखाना होगा कि आप 18,600 रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं या आपके अकाउंट में सेविंग्स हैं जिस की बेस के ऊपर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं सो ये 2 रूट्स हैं आपके पास अभी या तो आप काम दिखाएं या आपके पास सेविंग्स हों आपके बैंक अकाउंट में जो कम से कम आपके अकाउंट में 6 माह से होने चाहिए
अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जामेशन दी जाए बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी, जब तक आपको डिसेबिलिटी अलाउंस दोबारा इशू नहीं किया जाता, आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आपको वो एग्जामेशन नहीं देंगे। सो बेस्ट चीज़ यही होगी, या तो आप काम शुरू कर दें, या अगर आपके पास सेविंग्स हैं वो आप इस्तेमाल करके अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, हेलो जी। हेलो जी, फरमाइए। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, वो इस तरह के मेरा बेटा एक तो डिपेंड करता मेरे ते, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ यूरोपियन ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ? मैं यूरोपियन नेशनल हाँ जी। हाँ जी। बच्चा थोड़ा कितने साल का है? बच्चा 26 साल का। 26 साल का, ठीक है जी। और जी ठीक है, और कोई सवाल ਤੁਹਾਡਾ? दूजा सवाल है कि मेरी भतीजी है तो उसने अपने एक दा आ गया इंडेफिनेट कार्ड ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਏ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ? ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਛੱਡਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ अगले कॉल तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी कामरान साहब, आपसे पूछना है, 2010 में मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरे डिपेंडेंट के तौर पे इस कंट्री में आए थे। उस वक्त मैं स्टूडेंट स्टेटस था। ठीक है। और मुझे 2007 में ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया था। 2017 में, सॉरी जी 2017 में। अब मेरी वाइफ का और मेरी बेटी का 10 ईयर की ना लोग रेजिडेंसी की बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है, मगर अब कुछ किसी से पूछा है, वो कह रहे हैं कि वाइफ का तो इंडेफिनिट अप्लाई होएगा, मगर बेटी मेरी उस वक्त जब आई थी 3 साल की थी, अब वो ही शी 13 ईयर ओल्ड ना। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसका डायरेक्ट से पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आपसे यही पूछना था कि बेटी का पासपोर्ट डायरेक्ट से अप्लाई करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ? बेटी कहाँ पैदा हुई थी, यूके में या पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में। ठीक है। 3 साल की जब आई थी तो 10 साल, अब 13 साल की हो गई है, तो अब उनको 10 साल की बेस पे उनका बेटी का और उनका इंडेफिनिट अप्लाई करना था। मगर जबकि कुछ कह रहे हैं कि आप वाइफ का तो इंडेफिनिट अप्लाई करो, मगर बेटी का डायरेक्ट से पासपोर्ट अप्लाई करो। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखें, पहली बात तो है कि आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, क्योंकि अभी उनको हो गए 10 साल। सो वो तो इशू हमारा सॉल्व हो गया। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि अगर आप अपनी बेटी का अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट पासपोर्ट, नहीं, आपकी बेटी को पहले अप्लाई करना होगा फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अपनी मदर के साथ, और जब उसको वो मिल जाए 1 साल बाद वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर ब्रिटिश नेशनैलिटी। अब यहाँ कोई लोग कहते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, वो असल में बात कर रहे होते हैं नेशनैलिटी लॉज में एक है डिस्क्रेशन, कि अगर मदर को है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और फादर ब्रिटिश है, आप बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके होम ऑफिस के डिस्क्रेशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ग्रांट करें। और मोस्ट टाइम्स होम ऑफिस नेशनलिटी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है कि नहीं, बच्ची को अप्लाई करें पहले इंडेफिनिट और फिर हम ग्रांट करेंगे आपको ब्रिटिश नेशनलिटी। और यहाँ रिस्क भी ये होता है कि अगर आप फौरी तौर पर अप्लाई कर भी देते हैं बच्ची के लिए, वो रिफ्यूज़ कर देंगे और आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। इसलिए जिस ट्रैक पर आपकी बेटी को उन्होंने लगाया हुआ है वही उसको फॉलो करें। अभी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करें, उसके बाद आप बच्ची का नेशनलिटी का एप्लीकेशन डालें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर कामरान साहब, मैं भी आपके टीवी में प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने फिर नंबर डायल कर दिया और आई एम लकी कि मेरा नंबर मिल भी गया। मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं ब्रिटिश नेशनल यहाँ पर, मुझे अपने भाई को पाकिस्तान से यहाँ लाना है, तो वो किस कैटेगरी में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इमिग्रेशन रूल्स। सेकंड बात ये कि वो जो एक पुराना ट्रैक था कि अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाके कुछ बिजनेस या वर्क दिखाते हैं देन यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली। ठीक है, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अल्लाह हाफिज़। आपने बताया कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आप अपने भाई को बुलाना चाहते हैं यहाँ यूके में, कौन से रूट्स हैं? मीन बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें विज़िट के लिए उसको स्पॉन्सर करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं, लेकिन उसको वापस जाना होगा आफ्टर 6 मंथ्स। और अगर फ़र्ज़ करें उसके पास कोई डिसेबिलिटी है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है पाकिस्तान में, फिर उस बेस पर भी आप बुला सकती है और उनको आपके भाई को वो होम ऑफिस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देंगी। लेकिन इसका जो थ्रेश होल्ड है वो काफ़ी हाई है। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपने सुना है कि अगर एक ब्रिटिश नेशनल जाता है कोई यूरोपियन कंट्री में, वहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। वो असल में होता है सुरिंदर सिंह रूल। वो असल में ये है कि अगर कोई ब्रिटिश नेशनल जाता है कोई यूरोपियन कंट्री में, उसको राइट्स मिलने चाहिए जैसे हर यूरोपियन को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ यूरोपियन लोग आते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली से और आते हैं यहाँ यूके में रहने के लिए, उनको वही राइट्स मिलते हैं जो उनको मिलते हैं अपने कंट्री में। इसलिए जो सुरिंदर सिंह रूल है वो ये कहता है कि अगर आप ऐसे ब्रिटिश नेशनल जाते हैं टू यूरोपियन कंट्री, आपको भी वो सेम यूरोपियन राइट्स मिलने चाहिए। अगर आप साबित कर सकती हैं कि आप वहाँ टीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, फिर आप पोटेंशली अपने बाइक को स्पॉन्सर कर सकती है अंडर द सुरिंदर सिंह रूल। बट इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि आप अपने कोई सलिसिटर को मिल के फिर ये एप्लीकेशन सबमिट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू लाइव ऑन एयर। सर मैं पता करना सीगा कि न्यू एप्लीकेशन होम ऑफिस ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। सॉरी ਕਿਹੜਾ एप्लीकेशन ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? मैं ब्रिटिश चाइल्ड पे एप्लीकेशन करनी है। ब्रिटिश ਕਿਹੜੀ चाइल्ड ਦੀ एप्लीकेशन? ठीक है, ये हाँ जी। तो नई एप्लीकेशन जा रही है या अभी नहीं? ठीक है, और कोई सवाल ਤੁਹਾਡਾ? नहीं और नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल ਦਾ। देखो होम ऑफिस ਦੀ एप्लीकेशन ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल ਦਾ। नाज़रीन, नेक्स्ट कॉल जाने से पहले एक ब्रेक का वक्त होता जाता है हमारा, और मेरा ईमेल आपकी स्क्रीन के अभी आ रहा होगा ke@me.com। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इसको प्रोग्राम को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, फरमाइए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। मैं पूछना सीगा। हेलो, आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? जी, थोड़ी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही। ਹੁਣ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਲੋ जी ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਘਰ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੈ 1-2। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡ ਆ, ਵਧੀਆ। ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਬ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ।
और ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਗਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏंगे। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, बढ़ते हैं साढ़े अगले कॉल तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मैंने पूछना था, 9 मंथ हो गए नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कुछ नहीं उन्होंने बताया अभी तक। ठीक है, तो क्या वजह है, जब कितना टाइम लग सकता है अभी? और ठीक है, मैं कोई रीजन है? बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वैसे तो होता है, होम ऑफिस की पॉलिसी है कि अगर कोई बंदा अप्लाई करता है कोई भी एप्लीकेशन, हम कोशिश करते हैं कि विदिन 6 मंथ उसको हम जवाब दे दें। ये होम ऑफिस की स्टैंडर्ड पॉलिसी है। कभी कभी होता है कि इस पर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और इसकी वजह ये होती है कि एक केस वर्क के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं और वो पीछे पड़ जाते हैं और इस वजह से एप्लीकेशंस डिले हो जाते हैं। और ये भी आजकल वजह है कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से होम ऑफिस में बहुत ज़्यादा डिलेज़ हो रही है। अब आपको हो गए 9 मंथ्स। एक तो आप ये कर सकते हैं कि अपने सिस्टर के थ्रू एक चिट्ठी लिखा सकते हैं कि होम ऑफिस को पूछें कि इतने माह हो गए आपने हमें जवाब नहीं दिया, प्लीज़ इसको एक्सपेडाइट करें। और मुझे उम्मीद है कि वो आपको रिस्पॉन्स देंगे कि वो कहाँ तक पहुँचे आपके एप्लीकेशन के साथ। यहाँ कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है कि आप समझती हैं कि उन्होंने आपके एप्लीकेशन को जानबूझ के होल्ड पर लगा दिया या कोई चेक्स कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे होता है कि हर केस वर्कर के साथ साथ वो डिपेंड होता है कि उनका कितना वर्कलोड है। इसलिए आप एक लेटर लिख लें और मुझे उम्मीद है कि वो आपको एक रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, you're live on air. Okay, hello. Hi. Hello, Mr. Kamran. It's Amit speaking. How you doing? I have a question because it's regarding my parents. They got the ILA indefinitely to enter back in 2014. Okay. Yeah? And since then they have been staying here with me. But what happened is they are out of the country for more than 800 days now, and I need to apply for their naturalization. So what is the best way to do that? Okay, so they got and ILR. When can I do it? So when did they get ILR? ILR they got back in 2014 in October as a dependent. Okay, as got my dependent. Yeah. Okay, and they've been outside of the country for how many days? 800 days outside the EU. Yeah. And it's are you? There are a couple of what happened is it's my grandnan. She passed away, and then my mom and dad has to stay back, and my mom's brother he passed away. Right. And they has to stay back in India. And are you a European national? No, I'm a British citizen. So they got as an adult dependent relative indefinitely. Yeah, that's right. Yeah. Okay, and you want to apply now for ILR for them? No, I do already have the ILR. Sorry, I need British their, nationality. Naturalization, citizenship. Yeah, UK citizenship. I got it. Thank you very much for your call. Yeah. Right. Okay, no problem. Thanks. When your parents apply, they've got to show that within the last 12 months when they apply, they have not spent more than 90 days outside the UK. That's the first requirement, and unfortunately your parents don't meet that.
And secondly, they've got to show within the last 5 years they've not spent more than 450 days outside the UK. Now, you've informed me they've spent over 700 days. So if they were to submit an application, more likely than not, the application would get refused, because the Home Office would argue, look, you know, what was the reason for you to spend so much time outside? I mean, you can argue there were exceptional circumstances. However, it is unlikely the Home Office will apply discretion in your parents' case. The best thing would be is if your parents enter back into the UK, and then after 5 years, once they've met the residency requirements, they've not spent more than 450 days within the past 5 years outside the UK, when they meet that, that's when they apply for nationality. I hope that answers your question. Thank you very much. नाज़रीन, बढ़ते हैं साढ़े अगले कॉल तरफ. हेलो. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ओके सर, मेरे दो क्वेश्चन आ. एक सर, मेरा बेटा 13 ईयर ओल्ड आ, 3 ईयर ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ. 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਸੌਰੀ, 13 ਸਾਲ ਦਾ. ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. 3 ਸਾਲ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰ. ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਆਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ. ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ. 3 ਸਾਲ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਦੇਖੋ, ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਸਾਲ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ, बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ. ਹੈਲੋ. Hello sir, thank you so much for taking the call. You're welcome. Sir, I'm here in the UK from last 4.5 years, and my term on ICT2 Tier 2 visa expires in 15th May 2021. Okay. मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि my son has to appear for his Year 11 exam, which are going to happen in July or August of 2021. July, August. Okay. या which means मेरा वीजा तब तक खत्म हो जाएगा. मैं कैसे उसको एग्जाम दिलवा सकता हूँ? बस मुझे इतना पूछना है आपसे. ठीक है, मैं समझ गया. आपके कॉल का बहुत शुक्रिया. थैंक यू. यहाँ आप ये कर सकते हैं कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा आप होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और उनको रिक्वेस्ट करके कि देखें हमारे पास एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि मेरे बेटे की एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और जब तक उसके एग्ज़ाम्स नहीं ख़त्म होते हमें वीज़ा ग्रांट किया जाए. एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस काफ़ी दफ़ा होम ऑफिस ने डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल की है और मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके बेटे को वो एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਥੋੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਆਂ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 30 ਡੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? नहीं, वीजा नहीं एक्सपायर होया, विग्नेटी स्टिकर जो होता है ना वो एक्सपायर हुआ है. अच्छा, मैं समझ गया. अच्छा, उसने डिपेंडेंट होके एंटर होना था यहाँ यूके में. हाँ जी. मैं समझ गया. मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਜਨੈਟ.
और वो इशू कर देंगे और ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹ ਸਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਜ਼रूर ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो सर, मैं हरदेव सिंह बोल रहा हूँ। जी जी हाँ जी सर मेरे को जहाँ पे यूके लीव टू रिमेन मिला है मेरे बच्चों के बेस पर। ठीक है। हाँ जी, तो अभी मेरी बेटी है एक, वो इंडिया में है, वो 11 ईयर की है, तो मैंने उसको इधर बुलाना है। तो मैंने जैसे मेरे पास अभी पहले मैं यूटीआर पे काम करता था 6 मंथ, तो अभी मेरे को किसी ने बताया कि नहीं आपको नेशनल इंश्योरेंस पे 6 मंथ की पे स्लिप दिखानी पड़ेगी। तो अभी मैं स्टार्ट किया है, मेरे को 2 मंथ हो गया, मैं पे स्लिप कर रहा हूँ रेडी, है ना। ठीक है। तो एक तो मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे को कितना फंड जो शो करना पड़ेगा, 18,600 पे शो करना पड़ेगा। और मैंने एक मेरे को और पता लगा था, मैंने देखा था रूल्स में भी, वो अगर आपके पास 16,000 है सेविंग में तो वो भी लगा सकते हैं, फिर पे स्लिप्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने पूछना था ऐसे कौन कौन सा है, मेरे को डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे, और मेरी बेटी का ऐसे हो सकता है मैं अप्लाई करूँ इधर से, तो और मेरे को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपको इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी या नहीं, बिल्कुल आपको मीट करनी होगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड लीव है। आपको दिखाना होगा कि आप 18,600 कमा रहे हैं, सो यू मस्ट सेटिस्फाई दैट। अगर आप ब्रिटिश नेशनल होते और आप अपने बच्ची को या बच्चे को बुलाना चाहते, फिर आपको 18,600 रिक्वायरमेंट नहीं मीट करनी होती। जब आप बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपको दिखाना होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। बट बिकॉज यू हैव लिमिटेड लीव, आपको साबित करना होगा कि आप 18,600 कमा रहे हैं। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपने सुना है कि अगर आपके पास 16,000 हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेविंग्स। होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओनली दैट अमाउंट जो 16,000 के बाद है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास हैं 20,000 पाउंड इन योर बैंक अकाउंट, आप खाली 4,000 पाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं टू मीट द इनकम रिक्वायरमेंट, और उसको भी आपने डिवाइड करना होता है 2.5 के साथ। सो अगर आपके पास 20,000 पाउंड है बैंक अकाउंट में और उसका अगर आप कैलकुलेशन करें, सो 4,000 पाउंड डिवाइड बाय 2.5 जो अमाउंट है वो आप साथ इस्तेमाल कर सकते हैं टू मीट द इनकम रिक्वायरमेंट। अगर आप टोटली सेविंग्स पर जाना चाहते हैं, यू मस्ट हैव इन योर अकाउंट 62,500 पाउंड्स। अगर उसको आप डिवाइड करें बाय 2.5 दैट विल गिव यू 18,600। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। नहीं नाज़रीन, ये हमारा आखिरी सवाल था आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप अभी जाएँ फेसबुक के ऊपर, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल देता जाऊँ जो आ रहा है अभी आपके स्क्रीन के ऊपर, keijaz@me.com। इस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे तक, सिर्फ़ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।